हेलो दोस्तों, रीडर बुक जंक्शन चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, अगर मैं आपसे कहूं कि आपके अंदर एक ऐसी छुपी हुई ताकत है जो आपकी जिंदगी की हर मुश्किल को चीरते हुए आपको उस मुकाम तक ले जा सकती है जहां आप सच में जाना चाहते हैं, तो क्या आप यकीन करेंगे? दोस्तों, नेपोलियन हिल की एक दमदार किताब हाउ टू ऑन योर ऑन माइंड, इस ऑडियो बुक से आपको यह समझ में आएगा कि आपकी सोच ही आपकी सबसे बड़ी ताकत है। कंट्रोल्ड अटेंशन क्या होता है और यह कैसे आपके फोकस को लेजर की तरह तेज कर सकता है, कैसे आप अपने डाउट्स को मिटाकर डेस्टिनी खुद लिख सकते हैं, और कैसे दुनिया के सबसे कामयाब लोग एडिसन से लेकर कार्नेगी तक इन्हीं प्रिंसिपल्स को फॉलो करके इतिहास बना गए। तो दोस्तों, चलिए एक ऐसे सफर पर जो आपकी सोच को बदल देगा। हमेशा के लिए समस्या यह है कि बहुत से लोग जिंदगी में आगे बढ़ना चाहते हैं, लेकिन हर बार वही पुरानी गलतियां दोहराते हैं। क्या आप भी उन लोगों में से एक हैं जो बार बार फेल होते होते थक चुके हैं? क्या आपको भी अपने माइंडसेट को लेकर फ्रस्ट्रेशन होती है? क्या आप भी अपने सोचने और काम करने का तरीका बदलना चाहते हैं, लेकिन समझ नहीं पा रहे कि कैसे? अगर हाँ, तो यह ऑडियो बुक सिर्फ आपके लिए है। सोच बदलो, जिंदगी बदल जाएगी। अक्सर लोग कहते हैं बस पॉजिटिव सोचो, सब ठीक हो जाएगा। लेकिन क्या वाकई सिर्फ पॉजिटिव सोचने से सब कुछ बदल जाता है? अगर ऐसा होता तो दुनिया में कोई भी स्ट्रगल नहीं करता। सच्चाई यह है कि सिर्फ पॉजिटिव सोचना काफी नहीं है, बल्कि सही माइंडसेट के साथ सही एक्शन लेना जरूरी है। अगर आप ईमानदारी से सोचते हैं तो आपको महसूस होगा कि कई बार आपका अपना माइंड ही आपका सबसे बड़ा दुश्मन बन जाता है। जब आप कुछ बड़ा करने की कोशिश करते हैं तो वही माइंड आपको डराता है। क्या मैं यह कर पाऊंगा? क्या अगर मैं फिर से फेल हो गया? तो आप एक बेहतर जिंदगी चाहते हैं, लेकिन हर बार डर और शक आपको पीछे खींच लेते हैं। समस्या यह नहीं है कि आप फेल हो जाते हैं, समस्या यह है कि आप फेल होने से डरते हैं, और जब यही डर आपकी सोच पर हावी हो जाता है तो आप रिस्क लेना ही बंद कर देते हैं। लेकिन अब वक्त आ गया है इस चक्र को तोड़ने का। इस ऑडियो बुक में आपको क्या मिलेगा? आपका माइंडसेट ही आपकी सबसे बड़ी ताकत है। इसे कैसे सही तरीके से इस्तेमाल करें, फेलियर से डर को कैसे दूर करें ताकि आप अपने डर को ताकत में बदल सकें, कैसे अपनी सोच को ट्रेन करें ताकि आप हर मौके को पहचान कर उस पर सही एक्शन ले सकें, अपना पर्पस कैसे खोजें और उसे पूरा करें, क्योंकि बिना सही दिशा के मेहनत भी बेकार चली जाती है। आपको सक्सेसफुल बनने के लिए किसी जादुई फार्मूला की जरूरत नहीं है। आपको बस अपने माइंड को सही तरीके से प्रोग्राम करना होगा, और इस ऑडियो बुक में हम वही सीखेंगे कैसे अपने माइंड को कंट्रोल करें, अपनी सोच को सही दिशा में मोड़ें और अपनी जिंदगी को बेहतर बनाएं। तो क्या आप तैयार हैं अपनी सोच बदलने के लिए? चैप्टर 1, क्रिएटिव विज, एक छुपी हुई ताकत। जब भी हम क्रिएटिव विजन शब्द सुनते हैं तो अक्सर हमारे दिमाग में किसी आर्टिस्ट, लेखक या किसी इनोवेटर की छवि आती है। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि यह विज सिर्फ कलाकारों तक ही सीमित नहीं है? असल में यह एक ऐसी स्किल है जिसे हर किसी को मास्टर करना चाहिए। प्रसिद्ध उद्योगपति एंड्रियो कार्नेगी के अनुसार क्रिएटिव विजन का असली मतलब है मौके को पहचानने और उन पर तुरंत एक्शन लेने की क्षमता। एंड्रयू कार्नेगी के अनुसार क्रिएटिव विज को डेवलप करने के लिए इमेजिनेशन यानी कल्पना शक्ति की जरूरत होती है। इमेजिनेशन दो प्रकार की होती है। सिंथेटिक इमेजिनेशन, यह पहले से मौजूद विचारों और सिद्धांतों को जोड़कर कुछ नया बनाने की कला है। क्रिएटिव इमेजिनेशन, यह बिल्कुल नया विचार पैदा करने की क्षमता है जो हमें अंदर से महसूस होती है। अगर हम इतिहास में झांके तो हमें कई ऐसे उदाहरण मिलेंगे जहां सिंथेटिक और क्रिएटिव इमेजिनेशन का शानदार उपयोग किया गया। थॉमस एडिसन ने जब बल्ब का आविष्कार किया तो उन्होंने एनर्जी और इलेक्ट्रिक लैंप के पुराने कॉन्सेप्ट्स को जोड़कर एक नया समाधान निकाला। उन्होंने देखा कि पुराने इलेक्ट्रिक लैंप जल्दी खराब हो जाते थे, इसलिए उन्होंने चारकोल फिलामेंट का इस्तेमाल किया, जिससे बल्ब ज्यादा समय तक जलने लगा। इस तरह उन्होंने पुराने सिद्धांतों को नए तरीके से लागू किया और एक नई क्रांति ला दी। कई आर्टिस्ट्स एंड राइटर्स जब कोई नई कहानी, पेंटिंग या म्यूजिक कंपोज करते हैं तो वे खुद भी नहीं जानते कि यह आइडिया उन्हें कहां से आया। ये क्रिएटिव इमेजिनेशन की ताकत है। जब एडिसन से पूछा गया कि उन्हें चारकोल फिलामेंट का आइडिया कहां से आया, तो उन्होंने सिर्फ इतना कहा, बस एक विचार आया और मैंने उसे आजमाया। कैसे डेवलप करें अपना क्रिएटिव विश? अगर आप अपनी क्रिएटिविटी को बढ़ाना चाहते हैं तो इन 5 प्रिंसिपल्स को फॉलो करें। डेफिनेटनेस ऑफ
पर्पस, स्पष्ट उद्देश्य। जब आपका लक्ष्य स्पष्ट होगा तो आपका दिमाग खुद ब खुद नए समाधान ढूंढने लगेगा। पैसा, पहचान और सफलता, ये सब आपके विजन को और तेज कर सकते हैं। मास्टरमाइंड प्रिंसिपल, टीम वर्क का जादू। जब एक टीम किसी प्रोजेक्ट पर एक ही उद्देश्य से काम करती है तो नए और बेहतरीन आइडिया सामने आते हैं। ग्रुप डिस्कशन और ब्रेनस्टॉर्मिंग से इनोवेशन बढ़ता है। गोइंग द एक्स्ट्रा माइल, अपनी सीमाओं से आगे बढ़ना। अगर आपको किसी चीज से गहरा लगाव है तो आप उसे बेहतर बनाने के नए तरीके खोजने लगेंगे। जैसे अगर एना को जानवरों से प्यार है तो वह उन्हें बचाने और उनकी देखभाल करने के लिए नए इनोवेटिव तरीके खोजेगी। अप्लाइड फेथ, विश्वास की शक्ति। अगर आप किसी चीज में पूरी तरह से विश्वास रखते हैं तो वह आपके अंदर एक नई ऊर्जा पैदा करती है। इतिहास में कई महान लोग अपने विश्वास के कारण ही ऊंचाइयों तक पहुंचे। ऑर्गेनाइज्ड इंडिविजुअल एंडेवर, सुनियोजित प्रयास। जब आप अपने प्रयासों को सही दिशा में लगाते हैं तो आपकी इमेजिनेशन और भी पावरफुल हो जाती है। थॉमस एडिसन का बल्ब बनाना इसी का एक बेहतरीन उदाहरण है। क्रिएटिव विश कोई जादू नहीं है, बल्कि यह सही माइंडसेट और एक्शन लेने की क्षमता पर निर्भर करता है। अगर आप भी अपनी इमेजिनेशन को तेज करना चाहते हैं और अपने जीवन में कुछ अलग करना चाहते हैं तो इन प्रिंसिपल्स को अपनाइए। तो अब सवाल यह है, क्या आप अपने दिमाग की छुपी हुई ताकत को पहचानने और उसका उपयोग करने के लिए तैयार हैं? चैप्टर 2, अनऑर्गेनाइज्ड थॉट। क्या आपने कभी यह सोचा है कि आपके दिमाग में चल रही सोच असल में कैसे काम करती है? आपने कभी गौर किया है कि आपके विचार किस दिशा में बहते हैं और क्यों? हो सकता है कि नहीं किया हो, लेकिन अगर आप सच में अपनी लाइफ को बेहतर बनाना चाहते हैं तो यह समझना जरूरी है कि आप कैसे सोचते हैं। यानी आपको अपने थॉट्स को एक सिस्टम में लाना होगा और इसके दो रास्ते हैं, इंडक्टिव और डिडक्टिव रीजनिंग। अब सोचिए, अगर आसमान में अचानक काले बादल छा जाए तो आप क्या करते हैं? ज्यादातर लोग छाता लेकर निकलते हैं। यही होती है इंडक्टिव रीजनिंग, यानी आपने पुराने अनुभवों से सीखा और एक अनुमान लगाया। वहीं दूसरी ओर डिडक्टिव रीजनिंग होती है, ऐसे थॉट्स पर बेस्ड जो पूरी तरह से जाने पहचाने फैक्ट्स पर टिके होते हैं। जैसे अगर कोई बैचलर है तो इसका मतलब है उसकी शादी नहीं हुई, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन यहाँ एक ट्विस्ट है, हमारी सोच पर अक्सर ओपिनियन का भी असर होता है, और ओपिनियन वो तो कई बार बिना फैक्ट्स के ही बन जाते हैं। इसलिए ओपिनियन पर आंख मूंद कर भरोसा करना खतरनाक हो सकता है। वो बायस्ड होते हैं, यानी किसी एक पक्ष की तरफ झुके होते हैं। नेपोलियन हिल इस चैप्टर में कुछ बेहद जरूरी बातें समझाते हैं। सबसे पहली बात, अगर कोई ओपिनियन फैक्ट्स पर बेस्ड नहीं है तो उस पर भरोसा मत करो। उदाहरण के तौर पर रेण हर बात पर अपनी राय जरूर देती है, लेकिन वो यह भी सुनिश्चित करती है कि उसकी हर राय फैक्ट्स पर आधारित हो। दूसरी बात, ओपिनियन को फ्री एडवाइस की तरह ट्रीट करो। डायना जब भी कोई बड़ा फैसला लेती है तो वह अपनों से राय जरूर लेती है, लेकिन वह हर सलाह को सोच समझकर ही अपनाती है। तीसरी बात, जानकारी के सोर्स को बार बार जांचो। ब्रैंडन इसका शानदार उदाहरण है। वह कई मीडिया आउटलेट से जानकारी लेता है, लेकिन हर खबर पर खुद रिसर्च करता है। वो बस उसी रिपोर्ट को मानता है जो बिना किसी पक्षपात के लिखी गई हो। और सबसे अहम बात, हर चीज पर सवाल उठाओ। जब तक यकीन ना हो जाए कि कुछ सच है तब तक खोज जारी रखो। यही ऑर्गेनाइज्ड थिंकिंग की नींव है, लेकिन इसके लिए चाहिए कंट्रोल्ड हैबिट। अब इसे ऐसे समझो, मान लो आपका दिमाग एक कैमरा है। अगर आप उसे किसी खास चीज पर फोकस नहीं करोगे तो वह सब कुछ रिकॉर्ड करता जाएगा, जरूरी और फालतू दोनों। लेकिन कंट्रोल्ड हैबिट वो झूम लेंस है जो हजारों पेड़ों के बीच से भी एक खास परिंदा ढूंढ निकाले। अब सवाल उठता है, कंट्रोल्ड हैबिट की शुरुआत कहां से करें? इसका जवाब है डेफिनेटनेस ऑफ पर्पस। अगर आप हेल्दी बनना चाहते हैं तो सिर्फ इच्छा काफी नहीं, आपको अपनी डाइट, माहौल, आदतें सब कुछ बदलना होगा, वरना वह इच्छा ही रह जाएगी। इसी तरह अगर आप अपने सोचने के तरीके को बेहतर बनाना चाहते हैं तो आपको रिपीट करना होगा बार बार। यहाँ दो टाइप के रिपीटेशन होते हैं, फिजिकल और मेंटल। फिजिकल रिपीटेशन का मतलब है बार बार कोई एक्शन करना, लेकिन साथ ही मेंटल रिपीटेशन भी जरूरी है, और इसका सबसे अच्छा तरीका है अफर्मेशंस। एमिले नाम के एक फार्मासिस्ट और साइकोलॉजिस्ट का एक मंत्र है, दिन ब दिन हर तरह से मैं पहले से बेहतर और ज्यादा बेहतर होता जा रहा हूं। यह अफर्मेशन शायद पहली बार में आपको अजीब लगे, लेकिन यह एक साइंटिफिक तरीका है अपने थॉट्स को रिप्रोग्राम करने का। अब आते हैं पेनेलोप की कहानी पर। उसे बेकिंग का शौक था,
लेकिन सिर्फ शौक से बेकरी नहीं खुलती। उसने लिस्ट बनाई, दिन में एक टास्क पूरा करने की आदत डाली, अपने पैशन पर लगातार काम किया। यह था फिजिकल रिपीटेशन। साथ ही उसने हर रोज खुद से कहा कि वह काबिल है, उसकी बेकरी खुलेगी। यह था मेंटल रिपीटेशन। जब भी वह हिम्मत हारने लगती, उसकी यही सोच उसे फिर से खड़ा कर देती। और हाँ, लॉ ऑफ अट्रैक्शन को मत भूलिए, आपकी एनर्जी वापस आपके पास आती है। अगर आप पॉजिटिव सोचते हो तो पॉजिटिव चीजें आपकी तरफ खींचती हैं। सोचिए, क्या आप अपने थॉट्स को कंट्रोल करके अपनी पूरी दुनिया बदल सकते हैं? जवाब आपके पास है। आपको सिर्फ अपने थॉट्स को ऑर्गेनाइज करने की जरूरत है, और यकीन मानिए, इसके बाद आपकी लाइफ कभी पहले जैसी नहीं रहेगी। चैप्टर 3, कंट्रोल्ड अटेंशन। कंट्रोल्ड अटेंशन। जरा सोचो, अगर तुम्हारे पास ऐसी कोई शक्ति हो जो तुम्हारे मन के सारे शोर को शांत कर दे और तुम्हारा ध्यान सिर्फ उसी एक काम पर रहे जो तुम्हें सच में करना है, कैसी होगी वो ताकत? नेपोलियन हिल इस ताकत को कहते हैं कंट्रोल्ड अटेंशन। उनके हिसाब से ये उतना ही जरूरी है जितना कि कंट्रोल्ड हैबिट। कंट्रोल्ड अटेंशन को वो मेंटल डायनामाइट कहते हैं, यानी वह मानसिक विस्फोट जो किसी भी असंभव सी लगने वाली चीज को मुमकिन बना देता है। कंट्रोल्ड अटेंशन के जरिए आप अपने मन के सारे शक, डर और डाउट्स को हराकर खुद पर भरोसा करना सीखते हैं। लेकिन यह जादू कैसे काम करता है? इसके लिए हमें चाहिए 5 पावरफुल फैक्टर्स: डॉट डेफिनेटनेस ऑफ पर्पस, सेल्फ डिसिप्लिन, कंट्रोल्ड अटेंशन, नो ऑन टू सजेशन, विल पावर। अब इन फैक्टर्स को समझते हैं। एक कहानी के जरिए कहानी है कि महीने का अंत नजदीक है और हेरोल्ड के पास रेंट भरने के लिए पैसे नहीं हैं। वह घबरा सकता था, परेशान हो सकता था, लेकिन उसने किया कुछ और उसने चुना फोकस। सबसे पहले डेफिनेटनेस ऑफ पर्पस। हेरोल्ड ने तय किया कि उसे किसी भी हाल में रेंट भरना है। यह उसका लक्ष्य बन गया। अब वह जानता था कि अपना समय और ऊर्जा कहां लगानी है। स्क्रोलिंग बंद और एक्शन शुरू। दूसरा स्टेप, सेल्फ डिसिप्लिन। हेरोल्ड डर के आगे नहीं झुका। उसने खुद को यह कहकर समझाया कि डर उसकी मदद नहीं करेगा। उसने अपने इमोशंस को कंट्रोल किया और भरोसा किया कि वह कर सकता है। तीसरा फैक्टर, कंट्रोल्ड अटेंशन। अब हेरोल्ड का पूरा फोकस सिर्फ एक चीज पर था, पैसे कैसे कमाए जाए। उसका दिमाग भटक नहीं रहा था। वह हर उस मौके को देख रहा था जो उसके आसपास था। फिर आया ऑटो सजेशन। इसका मतलब है अपने दिमाग को बार बार यह बताना कि रास्ता है, बस ढूंढना है। हेरोल्ड ने सोचना शुरू किया, वो क्या कर सकता है। उसे याद आया कि वो रिपेयरिंग में अच्छा है। उसने पांडी ठोसियों से पूछा, किसी को कुछ ठीक करवाना है क्या, या शायद बच्चों को ट्यूशन चाहिए हो, खासकर मैथ्स में जिसमें वह अच्छा था। और आखिरी फैक्टर, विल पावर, यानी जो ठान लिया है वह करके रहना। जब पहले 5 पेडेड होशियों ने मना कर दिया तो हेरोल्ड ने हार नहीं मानी। उसने सोचा, एक ना एक तो हाँ बोलेगा, और यही सोच उसे आगे बढ़ाती रही। अब जरा नजर डालते हैं एक महान आविष्कारक पर। थॉमस एडिसन। जब उनसे पूछा गया कि उनकी सफलता का राज क्या है, तो उन्होंने कहा, साफ पर्पस, कंट्रोल्ड अटेंशन और ऑटो सजेशन। वो अपने लक्ष्य को लेकर इतने फोकस थे कि उन्हें इम्पॉसिबल शब्द का कोई मतलब ही नहीं समझ आता था। एडिसन का फोकस इतना शार्प था कि वह किसी भी डिस्टरबेंस को इग्नोर कर सकते थे। उन्होंने हर उस चीज में खुद को झोंक दिया जो उन्हें अपने पर्पस के करीब लेकर जाती थी। उनकी कंट्रोसिसेशन यह थी, मैं यह कर सकता हूं, और यही विचार बार बार दोहराया गया। उनका रियलिटी बन गया। लेकिन उन्होंने एक और सच भी बताया, ज्यादातर लोग शुरुआत करने से पहले ही हार मान लेते हैं। वह खुद पर लिमिट लगा लेते हैं, यह मानकर कि वह कर ही नहीं सकते, और इसी सोच से उनका फेलियर शुरू हो जाता है। अलेक्जेंडर ग्राहम बेल की कहानी भी कुछ ऐसी ही है। उन्होंने भी टेलीफोन एक बार में नहीं बनाया था। बार बार फेल हुए, लेकिन फिर भी डटे रहे। खुद बेल ने कहा, उन्हें याद ही नहीं कि कितनी बार असफल हुए, लेकिन हर बार उन्होंने दोबारा कोशिश की। तो क्या तुम्हारे अंदर भी है ये कंट्रोल्ड अटेंशन की शक्ति? क्या तुम अपने डर से ऊपर उठकर फोकस कर सकते हो? क्या तुम बार बार गिरकर फिर से खड़े हो सकते हो? क्योंकि अगर हाँ, तो तुम भी कुछ ऐसा कर सकते हो जो बाकी लोग नामुमकिन मानते हैं। चैप्टर 4, एंड्रू कार्नेगी की नजर से कंट्रोल्ड अटेंशन। कंट्रोल्ड अटेंशन एक ऐसा हथियार जो अगर सही से चलाया जाए तो आपकी किस्मत की दिशा बदल सकता है। एंड्रू कार्नेगी, जिनका नाम ही सक्सेस की पहचान बन चुका है, इस कॉन्सेप्ट को कुछ यूं समझते थे
जैसे किसी धनुष से निकला तीर, एकदम सीधा फोकस्ड और अपने टारगेट पर अडिग। एंड्रू कहते थे कि कंट्रोल्ड अटेंशन को कोई भी अपनी जिंदगी के किसी भी हिस्से में इस्तेमाल कर सकता है, फिर चाहे वह बिजनेस हो, स्टडीज हो या कोई क्रिएटिव फील्ड। उनका मानना था कि यह माइंड की पूरी ताकत को एक दिशा में केंद्रित करने की कला है। अब जरा एक पल को सोचिए, एक इंसान है जिसके पास बहुत सी स्किल्स हैं, बहुत से टैलेंट्स हैं, लेकिन उसका ध्यान बटा हुआ है। वो एक समय में कई कामों में उलझा है, लेकिन किसी में भी पूरी जान नहीं डाल पा रहा। अब वहीं दूसरी तरफ एक और इंसान है, उसकी स्किल्स शायद कम हो, लेकिन वो अपने एक पर्पस पर पूरी तरह समर्पित है। उसका ध्यान एकदम रेजर शार्प है। आपको क्या लगता है कौन ज्यादा आगे जाएगा? एंड्रू कार्नेगी की सफलता का यही राज था। उन्होंने स्टील इंडस्ट्री में जब कदम रखा, तब उन्होंने अपने माइंड और एफर्ट का हर एक अंश उसी पर केंद्रित कर दिया। उन्होंने अपना ध्यान सिर्फ एक ही दिशा में लगाया और उसी में कमाल कर दिखाया। लेकिन एक सवाल उठता है, क्या कंट्रोल्ड अटेंशन सिर्फ स्पेशलाइजेशन तक सीमित है? क्या वो इंडस्ट्रीज जो डाइवर्सिटी में फलती फूलती है, वहां यह लागू नहीं होता? एंड्रू इस पर भी बड़ी दिलचस्प बात कहते हैं। वो मानते हैं कि डाइवर्सिटी का मतलब ये नहीं कि कंट्रोल्ड अटेंशन गायब हो जाता है। चलिए एक उदाहरण लेते हैं। एक बड़ा रिटेल स्टोर है जहां क्लॉथ, स्पोर्ट्स का सामान और इलेक्ट्रॉनिक्स जैसे कई डिपार्टमेंट्स हैं। हर डिपार्टमेंट में एक एक्सपर्ट होता है। क्लोथिंग में कोई ऐसा जो जानता है किस तरह के शर्ट्स या ब्लाउज बिकेंगे। स्पोर्ट्स सेक्शन में कोई ऐसा जिसे पता है कि कौन सी इक्विपमेंट्स जल्दी बिकने वाली हैं। यहां भी कंट्रोल्ड अटेंशन दिखता है, लेकिन वह डिपार्टमेंट 5 बटा हुआ है। यानी फोकस अभी भी है, बस उसका तरीका अलग है। कॉर्पोरेट वर्ल्ड में भी यही लॉजिक चलता है। एक एचआर मैनेजर से आप सीएफओ का काम नहीं करवा सकते। एक अकाउंटिंग स्टाफ को सेल्स का टारगेट नहीं दे सकते। हर कोई अपने रोल में स्पेशलिस्ट है और वही कंट्रोल्ड अटेंशन को दर्शाता है। अब बात आती है उन लोगों की कि जो अभी ये तय नहीं कर पाए हैं कि उन्हें क्या करना है। ऐसा मत सोचिए कि आप पीछे रह गए हैं। एंड्रू सलाह देते हैं कि यह समय बेहद कीमती है। इसका इस्तेमाल सोचने और अपने आप को समझने में कीजिए। उदाहरण के लिए क्लेयर नाम की एक स्टूडेंट है। वो कम्युनिकेशन पीआरएच रही थी, लेकिन उसका मन कहीं और था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि किस फील्ड में वो एक्सपर्ट बने। लेकिन जैसे जैसे उसने एक्सप्लोर किया, उसे एहसास हुआ कि वह डॉक्टर बनना चाहती है। अब आप सोचेंगे कि उसका कम्युनिकेशन का डिग्री तो वेस्ट चला गया, लेकिन असल में ऐसा नहीं है। उस डिग्री ने उसकी सॉफ्ट स्किल्स को और पॉलिश किया, जिससे वह एक बेहतर डॉक्टर बन सकी। एंड्रू का कहना है कि स्पेशलाइजेशन बदलना कोई अपराध नहीं है। हम इंसान हैं, हमारे इंटरेस्ट, हमारी पसंद नापसंद समय के साथ बदल सकती है। अगर आप अपने पैशन की तरफ नहीं जाएंगे तो असली वेस्ट तब होगा। सोचिए, एक जिंदगी एक मौका, और अगर आपने वह नहीं किया जो आपका दिल कहता है, तो फिर आप अपने साथ न्याय नहीं कर रहे। कंट्रोल्ड अटेंशन सिर्फ एक स्किल नहीं, ये एक कमिटमेंट है, खुद के प्रति, अपने सपनों के प्रति। और यही वह रहस्य है जो एंड्रू कार्नेगी ने दुनिया को सिखाया। अब जरा खुद से पूछिए, क्या आपका ध्यान भी बंटा हुआ है या आप तैयार हैं अपनी पूरी शक्ति को एक दिशा में लगाने के लिए? क्योंकि जब माइंड की सारी ऊर्जा एक जगह टिक जाती है तो असंभव भी संभव हो जाता है। चैप्टर 5 निष्कर्ष। अब सोचिए, अगर आपके पास एक जादू की छड़ी होती जो आपको वह सब दिला देती जो आप चाहते हैं, क्या आप उसे सही तरीके से इस्तेमाल कर पाते? शायद नहीं, जब तक आपके पास विजन ना हो। और वह भी सिर्फ कोई आम विज नहीं, बल्कि क्रिएटिव विज यही है इस पूरे सफर का पहला सबक। क्रिएटिव विज यानी ऐसा नजरिया जो मौके को पहचान सके और उस पर बिना देर किए एक्शन ले सके। लेकिन यह विज खुद से पैदा नहीं होता, इसके लिए चाहिए एक ताकतवर और आपका इमेजिनेशन। अब इमेजिनेशन भी दो तरह की होती है। एक है सिंथेटिक, जो पुराने अनुभवों और आइडियाज को मिलाकर कुछ नया गढ़ती है। दूसरी है क्रिएटिव, जो एकदम नया आउट ऑफ द बॉक्स आइडिया लेकर आती है। अब सवाल उठता है, क्या सिर्फ इमेजिनेशन से काम बन जाएगा? जवाब है नहीं। इसे दिशा देने के लिए 5 पिलर्स की जरूरत होती है। डेफिनेटनेस ऑफ पर्पस, मास्टरमाइंड, गोइंग द एक्स्ट्रा माइल, अप्लाइड फेथ ऑन अनऑर्गेनाइज्ड इंडिविजुअल एंडेवर अब आते हैं। दूसरे पार्टी डीड हाफ पर अनऑर्गेनाइज्ड थिंकिंग। ये वह ताकत है जो आपके सोचने के तरीके को एक सिस्टम देती है। एक अनऑर्गेनाइज्ड माइंड किसी भी ओपिनियन को आंख मूंद कर नहीं मानता। वो हर बात को फिल्टर करता है, तौलता है और तब एक्शन लेता है। और इस सोच को पाना है तो आपको एक चीज अपनानी
पैडीजी कंट्रोल ओल्ड हैबिट, यानी आदतों पर आपका खुद का कंट्रोल। ये तब आता है जब आप बार बार किसी सही काम को दोहराते हो, फिजिकली और मेंटली। तीसरे पावर पर बात आती है कंट्रोल्ड अटेंशन की। यह वह पावर है जो आपके ध्यान को एक पॉइंट पर फिक्स कर देती है, जैसे सूरज की किरणों को एक लेंस के जरिए कागज पर फोकस करना। यह 5 चाबियों से खुलता है: डेफिनेटनेस ऑफ पर्पस, सेल्फ डिसिप्लिन, कंट्रोल्ड अटेंशन, खुद ऑनेंटो सजेशन और विल पावर। अब हम पहुंचते हैं चौथे और आखिरी बड़ी चैप्टर पर, कंट्रोल्ड अटेंशन का असली इस्तेमाल। कैरियर हो, रिलेशनशिप्स हो या कोई सपना, जब आप अपने पूरे माइंड, एनर्जी और टाइम को किसी एक फील्ड में फोकस करते हो तो वह फील्ड आपको पहचानने लगती है। स्पेशलाइजेशन आपकी ताकत बन जाती है। इसका मतलब यह नहीं कि आप कभी बदलाव नहीं कर सकते। अगर आपका दिल कहता है कि रास्ता बदलो तो जरूर बदलो, लेकिन जब भी नया रास्ता चुनो तो पूरे कॉन्फिडेंस के साथ चुनो। क्यों? क्योंकि आपका समय और ध्यान सबसे कीमती हथियार है। अंत में सवाल उठता है, क्या आप सच में वह सब हासिल कर सकते हो जो आप चाहते हो? जवाब है हाँ। कोई आपको नहीं रोक सकता, ना आपके हालात, ना आपकी परवरिश और ना ही आपके डर। जो चीज आपको रोकती है वह आपके अपने मन का संदेह है। एक बार सोचिए, इस धरती पर आपके जन्म का मकसद क्या है? अगर आपको यह साफ दिख जाए तो आपका मन, शरीर और आत्मा उसी मिशन में लग जाते हैं। तो याद रखिए, खुद पर भरोसा रखो, प्लान बनाओ और उस पर एक्शन लो, क्योंकि जिस दिन आप अपने डाउट्स को हराकर आगे बढ़ते हो, उसी दिन आप खुद की ताकत से मिलते हो और वहीं से शुरू होती है आपकी असली कहानी। तो यह था हाउ टू ऑन योर ऑन माइंड का सफर। एक ऐसी किताब जो सिर्फ आपको कुछ सिखाती नहीं, बल्कि आपको खुद से मिलवाती है। आपने जाना कि आपकी इमेजिनेशन आपकी सबसे बड़ी शक्ति है। अगर आप उसे सही दिशा में लगाएं, आपने सीखा कि कैसे ऑर्गेनाइज्ड थिंकिंग आपको दुनिया की भीड़ से अलग बनाता है, और यह भी कि कंट्रोल्ड अटेंशन आपकी फोकस को तलवार की धार जैसा बना सकता है, इतना शार्प कि आप किसी भी मंजिल को काटते हुए वहां तक पहुंच सकते हैं। इस किताब ने हमें सिर्फ एक बात नहीं सिखाई, बल्कि एक सोच दी, एक नजरिया दिया कि हम अपनी जिंदगी के मास्टर खुद बन सकते हैं, अगर हम अपने दिमाग को सही से समझें और सही दिशा में चलाएं। अब सवाल यह नहीं है कि आपने इस ऑडियो बुक से क्या सीखा, सवाल यह है कि अब आप इसके साथ क्या करने वाले हैं। क्या आप अपने डर को पीछे छोड़ेंगे? क्या आप अपनी जिंदगी की भागदौड़ खुद थामेंगे? क्योंकि अब आप जानते हैं कि आप कर सकते हैं। दोस्तों, अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। हम हर हफ्ते आपके लिए ऐसे ही प्रेरणादायक बुक समरी लेकर आते हैं। तो मिलते हैं अगले वीडियो में एक और बेहतरीन बुक समरी के साथ। तब तक के लिए खुश रहें, मुस्कुराते रहें। धन्यवाद।